हाय, नमस्कार। मैं इंजीनियर केवी सिंह और आपको अपने यूट्यूब चैनल अम्बे ग्लोबल एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल 3 वायर्स, जॉइंट्स एंड सोल्डरिंग। काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर आप भी अच्छी तरह से आईटीआई के सीबीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, इलेक्ट्रीशियन हो या फिर हो फिटर आप, तो जल्दी से आप अम्बे गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जिस ट्रेड के हैं, जिस ईयर के हैं, उस ईयर का एक कोर्स दिया हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएंगे आपके एग्जाम्स में, तो आप देर मत कीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गूगल प्ले स्टोर में जाकर के अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है वायर्स, ज्वाइंट्स एंड सोल्डरिंग। तो आ गया यहाँ पे पहला क्वेश्चन। जैसा कि इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं वायर्स से। वायर्स का मतलब तार। तो बिजली वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, वो वायर्स का यूज करते हैं, तार का यूज करते हैं। अलग अलग तार का यूज होता है, आपने देखा होगा घरों में तार अलग होते हैं, जबकि ओवरहोल पोल पे जो तार होते हैं वो अलग होते हैं। तो तार की जो कैपेसिटी होती है, विद्युत धारा प्रवाह की कैपेसिटी होती है, जो विद्युत वोल्टेज जो उसमें अप्लाई करते हैं, उसकी जो विभव अप्लाई किया जाता है, उसकी जो कैपेसिटी होती है अलग अलग होती है। तो इस टॉपिक में मेनली जो क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा वायर से, मतलब तार से। कितने तरह के तार होते हैं, कौन से सर्किट में किस तरह के तार का उपयोग होता है, देन तारों के ज्वाइंट्स कैसे करते हैं। देखे होंगे ना, अगर तार छोटा पड़ जाता है तो उसको जोड़ते हैं, तो क्या सब जगह तार उसी तरह से जोड़ा जाता है जैसा कि आप घरों में देखते हैं? नहीं, नेचुरली नहीं। फिर तारों को प्रॉपर ज्वाइंट के लिए, जोड़ के लिए सोल्डरिंग भी करते हैं। तो आगे हम लोग जो इस पर वीडियो देख चुके हैं, या फिर जो कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं 1 जुलाई से, मुकेश सर एक बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल के, वो आपको उनका पूरा कोर्स जो है ना लॉन्च हो रहा है अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप पे। तो आप मिस मत कीजिएगा और कंप्लीट इलेक्ट्रिकल का जो कोर्स है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरह से समझाते जाऊं, सो दैट आपको रटने की जरूरत न पड़े, आप क्या करें, याद कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्प्स रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय रीवायरेबल फ्यूज। तो ये बता रहा है कि एक 32 एम्पियर का ये वायर है, ये क्या है, तार है, वायर या तार है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना विद्युत करंट जो है वो कितना कैरी कर सकता है, 32 एम्पियर। विद्युत धारा कितना कैरी कर सकता है, 32 एम्पियर। अगर हमें इसमें एक फ्यूज लगाना है, क्योंकि आपने घरों में देखा होगा फ्यूज लगता है स्टार्टिंग में, पैनल बोर्ड के पास में, मेन बोर्ड के पास में, मेन स्विच बोर्ड के पास में एक फ्यूज लगता है। फ्यूज क्यों लगाते हैं? फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि जब भी किसी कारणवश अगर ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह हो हमारे सर्किट्स में, जिसके लिए हमने तार फिक्स किया हुआ है, कितना विद्युत धारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उससे ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह हो तो फ्यूज क्या हो जाता है, ब्लो ऑफ हो जाता है। फ्यूज क्या जाता है, जल जाता है, जिसको कि हम लोग फिर से उसको ठीक करते हैं। जो स्नैग है, जो दिक्कत आई है, उसको ठीक करके फिर से हम लोग तार लगा करके फिर फ्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो वही बोल रहा है कि ये जो अगर 32 एम्पियर का केबल है और उसकी वहन क्षमता है, तो फ्यूज जो है ना, फ्यूज उसका वो कितने एम्पियर का हम लोग लगाएंगे कि उतना एम्पियर के राउंड में वो जल जाएगा। तो फ्यूज जो होता है बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट जो करंट हम लोग डिसाइड करते हैं उस पर ब्लो ऑफ नहीं होता है। फ्यूज जो है, एक्चुअल जो करंट हम लोग डिसाइड करते हैं उस पर ब्लो ऑफ नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूर्ण रूपेण जो शुद्ध बोलते हैं ना, इतने शुद्ध धारा पे ये ब्लो ऑफ हो जाएगा या फ्यूज जल जाएगा, उतने पे जलता नहीं है। इसलिए हम लोग रेटेड धारा का 80% लेते हैं, 80% कैपेसिटी लेते हैं फ्यूज का। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 एम्पियर की केबल है, 10 एम्पियर का केबल है, तो हम लोग फ्यूज जो लगाएंगे
वो ऐसा लगाएंगे कि 8 एम्पियर पर ब्लो हो जाए, 8 एम्पियर पर फ्यूज जो है जल जाए या फिर ब्लो हो जाए। अंग्रेजी में ब्लो ब्लो बोलते हैं, ब्लो हो जाए मतलब ब्रस्ट हो जाए या जल जाए। 80%, 10 का 80% क्या होगा, 8 एम्पियर। इसी तरह से अगर 100 पे समझिए 100 एम्पियर का अगर केबल का धारा है, केबल की धारा है, विद्युत धारा है, तो जो हम लोग फ्यूज लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे कि 80 एम्पियर से ऊपर जाने पे वो क्या होगा, फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाए और आपका सर्किट सुरक्षित रहे। तो ऐसे कंडीशन में 32 है, 32 है, तो 32 का 80% कितना होगा, तो ये होगा 25.6। और इसको राउंड अप करेंगे, राउंड अप का मतलब कि नजदीकी पूर्ण वैल्यू से 10, 20, 30 इस तरह से हम लोग अगर राउंड अप करेंगे 24, 25, 26 से, तो ये आता है कितना, 26 एम्पियर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 26 एम्पियर। तो इस तरह से एग्जाम में जो आता है, अगर कोई भी आपका यहाँ पे आगे और मिलेगा 32 एम्पियर की जगह पर 16 एम्पियर है तो कितना होगा, 20 एम्पियर है तो कितना होगा फ्यूज का रेटिंग। तो ये जो है ना आपको आना चाहिए, समझ गए। अगर यहीं पे आपको 20 एम्पियर अगर दिया रहता है, आपको 20 एम्पियर दिया रहता तो हम लोग केबल की रेटिंग अगर दिया रहता तो फ्यूज की रेटिंग कितनी रहती, 20 गुने 80% मतलब 0.8, ठीक है, इसका मतलब 16 एम्पियर। तो फ्यूज की रेटिंग रहती 16 एम्पियर अगर 20 एम्पियर का केबल रहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर साइज ऑफ द वायर। SWG से तार का आकार मापने की पारस क्या है। पारस का मतलब कि रेंज क्या है, रेंज। पारस को क्या बोलते हैं, रेंज। तो आपको पता है कि तार की जो मोटाई है, बिजली की तार है, उसकी मोटाई नापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज यूज करते हैं। SWG मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज जिसको बोलते हैं। देखे होंगे ना, छेद 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 रहता है, उसमें छेद छेद रहता है, तो उसमें डाल डाल के एक एक कंडक्टर को देखते हैं वो अंदर घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा SWG, देखा है कि नहीं देखा, देखा है, देखते हैं SWG। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देखते हैं, फिगर देख लेते हैं, इमेज देखते हैं कौन सा है SWG। ये कुछ और आ रहा है, इसलिए हम लोग पूरा लिखेंगे, यहाँ पे पूरा लिख देंगे। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है, और फिर जो है सिलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज के, सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पहले पेन लेते हैं, लिख लेते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज, वायर GAUG। देखते हैं सिलेक्ट कर करके इसका फिगर देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये इसको थोड़ा टर्न हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे, अगले पेज में सही हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके। तो स्टैंडर्ड वायर गेज जो है, हमने अभी अभी देखा था स्टैंडर्ड वायर गेज का क्या होगा, तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए और देख रहे हैं स्टैंडर्ड वायर गेज का फिगर कैसा आता है। तो इसको हमने छूना पड़ेगा तब ये आएगा। ये देख लीजिए स्टैंडर्ड वायर गेज ये है, आप लोगों ने देखा होगा, अपने ITI में देखा होगा, इसी से तारों का व्यास नापते हैं। तो मैक्सिमम इसमें कितना नाप सकते हैं, क्या रेंज होता है, तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम रेंज 32 है। मैक्सिमम रेंज क्या है, नीचे डाल दो सो दैट आपको दिखाई देगा, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, आपको दिखाई देगा 32 गेज वो होता है 32। इसलिए ये अंडो करते हैं, अंडो, ठीक है, ओके। तो आपको ये क्या हो जाएगा, 0 to 36 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36, 0 to 36, ठीक है। तो आपको याद रखना कि SWG से तार का आकार मापने की रेंज क्या है, तो 0 गेज से लेकर के 36 गेज तक हम लोग मेजर कर सकते हैं। याद रहेगा ना, ये ITI में आया हुआ है, कितनी बार ITI में आया, बहुत बार टेक्निकल जो एग्जाम्स होते हैं जैसे कि सेल का
DRDO का, बार्क का, उसमें भी पूछा हुआ है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तार जोड़ का नाम क्या है? तो अलग अलग तार के जोड़ होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि जब एक तार यहां से जा रहा है, अब इधर हमको दूसरा इसमें से कनेक्शन लेना है, तो कनेक्शन कैसे लेंगे? नेचुरली यहाँ पे जोड़ेंगे, दूसरे तार को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग एप्लीकेशन है। तो कौन से किस तरह का तार है, उसमें किस तरह का हम लोग जोड़ लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारा उसका क्या उपयोग है, कहाँ हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो टाइप्स होता है वो आपको पता करना है। इसलिए जो जोड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट लगाया हुआ, नॉट, नॉट का मतलब गांठ लगाया हुआ है। रस्सी का होता है ना, ऐसे 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 लपटा हुआ, ऐसे ऐसे लपेट करके फिर क्या किया हुआ, ऐसे कर करके गांठ लगाया हुआ, गांठ, गांठ लगाया हुआ, गांठ, गांठ। ठीक है, तो इसलिए इसकी ये कौन सा हो गया? नॉटेड टाइप जॉइंट, नॉटेड टाइप जोड़, नॉटेड। नॉटेड का मतलब होता है अंग्रेजी में गांठ होता है। ये नॉट है ना, KNOT, नॉट का मतलब होता है गांठ। तो ये कौन सा जॉइंट है, कौन सा जोड़ है? ये जो जोड़ है उसको बोलते हैं, ये गांठ, गांठ है, तो नॉटेड टाइप जॉइंट। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये जो जॉइंट है, सिंपल हमने तार लपटा है, लपेट करके ऐसे निकाल लिया है। ये जो है ना, ये कौन सा जॉइंट है? एरियल, एरियल टाइप जॉइंट। टाइप मतलब कि जहां से हम लोग निकाल रहे हैं, टाइप करके उसको टाइप जॉइंट बोलते हैं। अब ये जो है डबल ट्विस्ट जॉइंट है, डबल ट्विस्ट। ये जो दूसरा वाला है ना, डुप्लेक्स क्रॉस टाइप, डुप्लेक्स क्रॉस टाइप, क्रॉस टाइप हिंदी में लिखा हुआ देख सकते हैं, डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जोड़। फ्रंट की जगह पे ये जोड़ होगा, जोड़ क्या होगा? जोड़। तो अगर इसका मतलब ये हुआ दो तार एक साथ हम लोग लेकर के बैठ रहे हैं, फिर एक इधर निकाल लिए, एक इधर निकाल लिए, तो एक ही जगह से हमने दो कनेक्शन निकालना है। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये या तो डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जोड़ लगाएंगे या फिर डबल क्रॉस टाइप जोड़ लगाएंगे। ये डबल क्रॉस टाइप और डुप्लेक्स में आप देख सकते हैं अंदर क्या है, इस तार को इधर से ऐड करके लाया गया है और इधर से ऐड करके लाया गया है और यहाँ से कनेक्शन ले लिया है। और जो डुप्लेक्स क्रॉस टाइप जॉइंट था उसमें क्या हुआ, एक ही साथ दो तारों को ऐडते हुए ला करके फिर लास्ट से हम लोग कनेक्शन ले लिए। ये बीच से कनेक्शन लिया, ये लास्ट से कनेक्शन ले लिया, दो तारों को एक साथ लपेटते हुए। इसमें भी दो तार लपटा हुआ, लेकिन एक इस साइड से शुरू हो रहा है, दूसरा इस साइड से शुरू हो रहा है। तो इसका सही आंसर अगर नॉट दिया हुआ है तो नॉटेड टाइप जॉइंट होगा। ये याद हो गया, नॉटेड टाइप जोड़। नॉटेड, नॉट का नॉट बांधते हैं ना, टाई का नहीं बोलते हैं थोड़ा मुझे बांधने नहीं आता भाई, थोड़ा टाई बांध दो। टाई में क्या हम लोग लगाते हैं? नॉट। नॉट का मतलब क्या है? गांठ। सही ढंग से अगर गांठ टाई का बांधिएगा और टाई को निकाल कर खोलिएगा तो खुल जाता है। टाई को निकाल करके दोनों सिरा अगर खींचिएगा ना तो खुल जाएगा, इसका मतलब टाई सही बंधा है। तो नॉट टाई में क्या बना, ये जो यहाँ पे लगा रहता है वो क्या होता है? नॉट होता है। तो वही नॉटेड टाइप जॉइंट। अब याद करने के लिए बोला, टाई से कोई रिलेशन नहीं है, टाई से कोई संबंध नहीं है, याद करने के लिए बोला। अब देखिए ये अलग अलग तरह का जोड़ है जो कि हम लोग बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्शन देने के लिए यूज करते हैं या कनेक्शन लेने के लिए यूज करते हैं। तो ये तार जा रहा है, उधर से हम लोग को कनेक्शन निकालना है, तो किस तरह से हम लोग ज्वाइंट करेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। अगर ज्वाइंट ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा, वहां कुछ भी गैप रह जाएगा तो वहां स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होगी तो जल जाएगा ज्वाइंट। आप लोग देखते होंगे कि मैक्सिमम जगह जो प्रॉब्लम आती है, जब कोई तार जलता है, वो तार जलता है या खराब होता है कहाँ? ज्वाइंट पे से, जहाँ जोड़ा हुआ है ना वहीं से खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से ज्वाइंट नहीं किया हुआ है, तार प्रॉपर तरीके से जुड़ा नहीं है। जब जुड़ेगा नहीं तो वहां पे क्या होगा? स्पार्किंग होगी। स्पार्किंग हुई तो क्या होगा? तार वहां पे जल जाएगा। तो इसको रोकने के लिए अलग अलग जो उपयोग है, किस उपयोग के लिए हम लोग जोड़ ले रहे हैं या जोड़ रहे हैं तार को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको नाम याद रखना है, ये ब्रिटानिया ज्वाइंट है। ये कौन सा? प्लेन ब्रिटानिया ज्वाइंट है। दो कनेक्शन निकल रहे हैं, कि इधर निकल रहा है कि इधर निकल रहा है। और सेंटर टाइप अगर रहता है, टी ब्रिटानिया रहता है, तो क्या होता है? केवल एक ही निकलता है इधर से। ठीक है, ये मैरिड ज्वाइंट है, मैरिड ज्वाइंट देख सकते हैं। ये इस साइड, ये दोनों को एक जगह फंसा करके फिर एक एक तार को हम लोग लपेटते हैं, तो ये इस तरह का आता है, तो इसको बोलते हैं मैरिड ज्वाइंट। ठीक है, ये स्ट्रेट ट्विस्ट ज्वाइंट है। दो तार ले लिया और उसको ट्विस्ट कर दिए, स्ट्रेट ट्विस्ट ज्वाइंट हो गया। ये टी ज्वाइंट हो गया, देखे ना, एक तार लिया और उसको ऐटते ऐटते लेकर के फिर निकाल दिए। तो इतना ये यहाँ से इतना क्यों ऐठा जा रहा है? एक ही तार को ऐंठ देते, केवल एक लूप बना करके, केवल एक बार ऐसे करके और ऐंठ सकते थे। इतना क्यों हम लोग इसमें लूप बना रहे हैं? इतना क्यों लपेटा दे रहे हैं? इतना इसलिए लपेटा दे रहे हैं कि तार का
सही ढंग से संपर्क हो जाए, जो तार हम लोग जोड़ रहे हैं उसका प्रॉपर संपर्क जिस तार से हम लोग जोड़ रहे हैं उससे हो जाए, इसलिए इतना लपेटा देते हैं। ठीक है, और ये है पिगटेल ज्वाइंट। तो क्वेश्चन आता है आपके जो एमसीबी बॉक्स है या मेन बॉक्स है वहां पे किस तरह का ज्वाइंट यूज करते हैं। तो जनरली देखे होंगे क्या करते, दो तारों को मिस्त्री लेता है और ऐसे ऐसे ऐंठ देता है या प्लायर लेकर के ऐंठ देता है। तो इस तरह का जो जोड़ होता है उसको या तो पिगटेल ज्वाइंट बोलते हैं, रेक्टाइल ज्वाइंट बोलते हैं। रेक्टाइल ज्वाइंट जो होता है पूरी तरह से बढ़िया से उसको प्लायर से अच्छी तरह से उसको कॉन्टेक्ट में लाते हैं। पिगटेल ज्वाइंट जो होता है थोड़ा लूज होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। पिगटेल ज्वाइंट थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, रेक्टाइल ज्वाइंट क्या हो जाता है, थोड़ा हार्ड रहता है। ठीक है, ये ज्वाइंट्स के प्रकार थे मैंने इसलिए बता दिया कि आपको आगे काम आएगा, अदरवाइज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है गैल्वेनाइज्ड लोहे के किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग फ्लक्स आपने सोल्डरिंग करते हुए देखा होगा, घड़ी के दुकान पे जाइएगा या मोबाइल बनाने की दुकान पे जाइएगा तो वहां क्या करता है, एक एक सोल्डरिंग आयरन होता है, एक सोल्डरिंग आयरन होता है जो कि बिजली चलता है, उसको क्या करेगा बिजली में लगा कर रखता है, हीट करता है, फिर कुछ उजला सा लेता है, उसके बाद उसमें सटाता है और फिर जिसको जोड़ना है जोड़ देता है। ठीक है, उजला सा लेता है, फिर उसके बाद कुछ पीला टाइप का कुछ क्रीम टाइप का रहता है उसको भी लेता है। तो जो उजला सॉलिड रहता है उसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं, और जो क्रीम टाइप का रहता है, ब्राउनिश टाइप का रहता है या फिर व्हाइट क्रीम टाइप का ही रहता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो इनका अलग अलग काम है, इनका अलग अलग काम है। सोल्डर जो होता है वो क्या होता है, फिलर मटेरियल है, सोल्डर को गला करके उसको जहां पे हमें जोड़ना है वहां पे हम लगाते हैं, वो जोड़ का काम करता है, वो जो गैप होता है उसको भरने का काम आता है। और फ्लक्स जो यूज होता है, फ्लक्स होता है मतलब क्रीम टाइप का जो होता है उसका काम है ऑक्सीडेशन को रोकना। ऑक्सीडेशन का रोकना का इसका मतलब ये है कि जैसे हम गर्म करते हैं तो वहां पे कुछ अशुद्धि इम्प्योरिटी जमा हो जाता है, तो उसको क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो क्या होगा, आपका कॉन्टेक्ट सही होगा, जोड़ सही होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि अगर गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज करते हैं। तो अगर गैल्वेनाइज्ड आयरन है, जीआई आयरन, गैल्वेनाइज्ड आयरन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जीआई आयरन। तो लोहा आप लोगों ने देखा होगा, एक नॉर्मल लोहा देखा होगा, एक वो लोहा देखा होगा जो कि जैसे कलों में हम लोग यूज करते हैं, जो चमकता है, थोड़ा चमकता है ना, तो वो क्या होता है, उस पर एक कोटिंग की हुई रहती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, जो कि देखने में बिल्कुल प्लेन लगता है, थोड़ा व्हाइटिश टाइप का होता है। नहीं तो लोहा जो होता है जनरली काला होता है, आपने देखा होगा ना कि किस तरह का आपका छड़ होता है और किस तरह का जो कल में जो हम लोग पाइप अंदर डालते हैं वो किस तरह का होता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन में सोल्डरिंग करना है, सोल्डरिंग करना पड़ता है, कॉन्टेक्ट देना है आपको। दो अगर गैल्वेनाइज्ड लोहे को अगर जोड़ना है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जरूरत पड़ता है तो कौन सा लेंगे हम लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के लिए जनरली हम लोग को क्या यूज करते हैं, रोजिन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया, जीआई गैल्वेनीकृत लोहा या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसमें सोल्डरिंग फ्लक्स कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना है, HCl। HCl क्या करता है, जैसे ही डालेंगे वो लोहे को बिल्कुल साफ कर देता है, फिर ऑक्सीडेशन होने से रुकता है, इसलिए यहाँ पे HCl यूज करते हैं। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कि बाकी सब किसके लिए यूज होता है, आगे के इसमें बता दूं, लेकिन इसका होगा गैल्वेनिकृत लोहे के लिए क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टिनिंग के काम के लिए, मात्रा मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में अगर उत्पादन करना है और टिनिंग का कार्य करना है। टिनिंग जानते हैं क्या होता है, व्हाट इज टिनिंग। टिनिंग का मतलब होता है कि जैसे तार है ना, इसको दो तार को जोड़ना है, मान लीजिए एक तार ये है, एक तार ये है, दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए कि ये इंसुलेशन है, हमने ये इंसुलेशन हटा लिया है और ये आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इसको हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से साफ करते हैं, वो चाकू या ब्लेड लेकर के पूरी तरह से साफ करेंगे। क्लीन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पे थोड़ा सा सोल्डर लगाते हैं, इसको इस पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा देते हैं, ताकि जैसे ही गर्म करके जहां जैसे सटाए वहां पे ये कांटेक्ट पकड़ ले। इस काम को क्या बोलते हैं हम लोग, टीनिंग बोलते हैं। आपने देखा होगा कि सोल्डर लगाना है तार में ना, तो पहले चारों तरफ उसका क्या करता है, सोल्डर लगाता है। सोल्डर का मतलब वही व्हाइट जो एल्युमिनियम टाइप का दिखता है, बिल्कुल लूज टाइप का, वो सोल्डर होता है और थोड़ा सा फ्लक्स लेता है नीचे से। ठीक है, तो उसको टिनिंग बोलते हैं। तो
टीनिंग के लिए और हेवी उत्पादन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं डीप सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग यूज करते हैं। ठीक है, और मेथड्स है जिसको मैं बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होगा, डीप सोल्डरिंग। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग नॉर्मल जॉब के लिए करते हैं। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग आपने देखा होगा ठठेरा का, या फिर जहां पे बिजली नहीं है वहां पे क्या करता है, एक फिलर मटेरियल रखे रहेगा। ठीक है, जनरली आपको कॉपर का दिखाई देगा, और वो क्या करेगा, आग जलाएगा, आग जला करके वो उसको वेल्डिंग करेगा। वो ज्वाला के साथ वेल्डिंग होता है। जनरली ज्वेलरी शॉप पे जो सोना जोड़ता है ना, उसको आप देखिएगा वो कैसे करता है। नेक्स्ट सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, ये जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पीसीबी सर्किट से वहां पे हम लोग यूज करते हैं रिपेयरिंग वगैरह के लिए छोटे लेवल पे। और सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन, ये भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मास क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए, क्वांटिटी प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डीप सोल्डरिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ये मैं लिख दिया हूं सो दैट आपको समझ में आएगा। सोल्डरिंग के प्रकार है, कितने तरह का सोल्डरिंग होता है, सॉफ्ट सोल्डरिंग होता है। ये क्या होता है, इसका ये कम टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। सॉफ्ट सोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल होता है, मतलब सोल्डरिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं, जिसको हम लोग सोल्डर बोलते हैं, वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। और जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि पीसीबी होता है ना, पीसीबी, उसकी रिपेयरिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हार्ड सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग क्या होता है, जैसे कि चांदी हो गया, अब उसमें जो फिलर मटेरियल होगा, जो सोल्डर के रूप में यूज होगा, वो ऑलमोस्ट उसमें कुछ पार्ट चांदी का भी होता है। जनरली ये जो ज्वाइंट्स होता है ना, काफी ड्यूरेबल होता है, तो ज्वेलरी या गहना या फिर मेटल ज्वाइंट्स करना है, वहां पे हार्ड सोल्डरिंग यूज करते हैं। ब्रेजिंग, ब्रेजिंग क्या करता है, इसमें फिलर मटेरियल जो होता है ब्रास लगे होता है। फिलर मटेरियल का मतलब जिससे हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, एक छड़ रहता है ना जिसको लेकर के यूज करते हैं, तो वो क्या होता है, ब्रेजिंग में ब्रास होता है, और ये हाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, ज्वाइंट्स जो ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, ये इसलिए ये जो है ना हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है फ्लेम सोल्डरिंग, फ्लेम का मतलब फ्लेम देगा, फ्लेम देगा। ठीक है, जैसे गैस वगैरह है, इस तरह का फ्लेम निकलेगा, फ्लेम से गर्म करेगा। तो एसी वगैरह बनाते हुए आपने देखा होगा, एसी में क्या करता है, वो लेकर के आता है, वो कट मारेगा, एक गैस जलता है, उसमें से फ्लेम निकलता है, वो फिलर मटेरियल होता है, उसको लेकर के जो फिन्स है ना उसकी रिपेयरिंग करता है। ठीक है, तो ये 4 तरह का मेनली सोल्डरिंग होता है, और हिंदी में भी दिखा है नरम सोल्डरिंग, कठोर सोल्डरिंग। नरम सोल्डरिंग वही गलनांक कम होता है जो मैंने बताया आपको। कठोर सोल्डरिंग तो चांदी मिश्र धातु होता है इसमें। ठीक है, बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। ब्रेजिंग जो होता है, इसमें भराव धातु के रूप में पीतल मिश्र धातु होता है, और ये उच्च तापमान प्रतिरोध जोड़ होता है, मतलब ज्यादा तापमान पे भी जो जोड़ है ना खत्म नहीं होगा। ये नरम सोल्डरिंग वाला ज्यादा टेम्परेचर होगा ना तो निकल जाएगा जोड़, लेकिन ब्रेजिंग नहीं निकलेगा। और ज्वाला सोल्डरिंग है, ये भी भराव धातु और उपयोग किए गए तापमान के आधार पर नरम कठोर दोनों तरह का सोल्डरिंग होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या यूज कर रहा है, ज्वाला में नरम सोल्डरिंग का मटेरियल यूज कर रहा है, फिलर मटेरियल जो है सोल्डर है, या फिर हार्ड यूज कर रहा है। हार्ड मतलब चांदी का यूज कर रहा है, या ब्रास यूज कर रहा है, कॉपर यूज कर रहा है। ठीक है, या इसमें नरम सोल्डरिंग में हम लोग जनरली टीन और लेड यूज करते हैं, टीन और लेड का बना हुआ सोल्डर यूज करते हैं, जो कि कम टेम्परेचर पे गल जाता है। देखिए ये जो है ना, आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बताया ना कि ये जिंक क्लोराइड क्या है, जिंक, हिंदी में लिख दे रहा हूं, हिंदी में समझ में आएगा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड जो है वो, अगर आपको ये जो है ना जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो है वो कॉपर, ब्रास और टिन इनके लिए यूज होता है जिंक क्लोराइड। ये क्या है, फ्लक्स है, ये क्या है, फ्लक्स है। साल अमोनिया मेटल वर्क के लिए, कोई भी मेटल को अगर जोड़ना है तो वहां पे फ्लक्स साल अमोनिया यूज करेंगे। रेजिन नॉर्मल सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं, बताया ना, नॉर्मल सोल्डरिंग जैसे कि हम लोग करते हैं पीसीबी वगैरह पे करता है वो, कौन सा सॉफ्ट सोल्डरिंग जो करते हैं वहां पे रेजिन यूज करते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अभी बात किया ना हमने, स्टेनलेस स्टील एंड गैल्वेनाइज्ड आयरन पे HCl यूज करते हैं। तो आपको इन चीजों को याद रखना है, सो दैट एग्जाम में कहीं स्पेशली ALP में पूछेगा तो आप जो है इसको बता सके। ठीक है, क्लियर, मैंने थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि सो दैट आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये जो जैसे मास में अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 3 तरह के मेथड्स यूज करते हैं, कौन कौन से, वेव, ड्रैग एंड डीप सोल्डरिंग। बहुत सारा मटेरियल, जैसे पीसीबी है,
तो बहुत मास में पीसीबी को उत्पादन होता है। पीसीबी जैसे कि मोबाइल में होता है ना, पीछे आप देखिएगा जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह टाइप का चिप वगैरह लगे रहते हैं, उसको पीसीबी बोलते हैं। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, कभी कभी आ जाता है उसमें आईटी लिटरेसी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, तो वहां पे अगर आपको मास प्रोसेसिंग करना है, बड़ा पैमाना पे अगर प्रोडक्शन करना है, तो वेब सोल्डरिंग, ड्राई सोल्डरिंग एंड डीप सोल्डरिंग तीनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के लिए, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन या उपयोग करना ज्यादा मात्रा में अगर आपको सोल्डरिंग वगैरह करना है तो कौन कौन से? वेब सोल्डरिंग, वेब सोल्डरिंग। दूसरा है ड्रैग सोल्डरिंग, ड्रैग सोल्डरिंग, ड्रैग। और तीसरा है डीप। तीन तरह के सोल्डरिंग को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है तो आपको याद रखिएगा। हिंदी में होता है विधि तरंग, विधि तरंग, वेव को बोलते हैं विधि तरंग, और ड्रैग को ड्रैग, और डीप सोल्डरिंग को डीप सोल्डरिंग। कुछ भी आ सकता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों आपको याद रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन 100% चांसेस है आपके आईटी में आने के लिए। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 2-3 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये पूछता है कि इस भूमिगत केबल में एक से इंगित भाग का नाम बताइए, ये क्या है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा भी दे रहा हूं और ऐसे बता भी दे रहा हूं कि सबसे ऊपर में जो केबल का पार्ट होता है, आपने केबल देखा होगा, तो केबल का मतलब हो गया जो जिसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज होता है। ठीक है, जनरली हमारे घर में जो है वायर से तार आ रहे हैं, अगर यही 2 या 3 कोर में एक साथ आएगा, मोटा नहीं रहता है जो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह के पास में, उसको हम लोग बोलते हैं केबल्स, उसको बोलते हैं केबल्स, जिसमें बहुत सारे वायर्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्स के होते हैं, उनको बोलते हैं केबल्स। तो केबल्स में क्या होता है, देखिए 3 तार है ना, इसमें 3 तार, तो ऐसा नहीं है कि 3 तार को एक साथ बांध दिया और केबल हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। उस केबल इस तरह से बनाया रहता है उसमें कोई वातावरण के चलते कोई क्षति ना हो, ठीक है, कोई मॉइस्चर न ट्रैप करे, या फिर इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो, यांत्रिक जो नुकसान है वो ना हो। यांत्रिक नुकसान कैसे होगा, मान लीजिए कि मुड़ गया या कोई गाड़ी चढ़ गया या आंधी आ गया तो लप रहा है, ऐसे हिल रहा है, केवल रबर रहेगा तो टूट सकता है। इस तरह से बनाया जाता है। देखिए, सबसे जो आउटर लेयर होता है उसको बोलते हैं सर्विंग लेयर। क्या बोलते हैं? सर्विंग। उसके नीचे जो लेयर होता है, मान लीजिए कि ये हो गया सर्विंग लेयर। ठीक है, ये हो गया सर्विंग लेयर, ये हो गया सर्विंग लेयर। उसके नीचे जो होता है वो होता है आर्मरिंग। उसके नीचे क्या होता है, दूसरा कलर ले रहा हूं, इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग ये स्टील का जाली टाइप का होता है जो कि केबल के चारों तरफ फिट रहता है इस तरह से, इसको बोलते हैं आर्मरिंग। इसको क्या बोलते हैं? आर्मरिंग। ये सर्विंग हो गया, दूसरा हो गया आर्मरिंग, आर्मरिंग। अब आर्मरिंग के नीचे जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बेड। उसको क्या बोलते हैं? बेड। बेड का मतलब बिछावन होता है। ठीक है, और बिछावन क्या होता है? लूज होता है। ठीक है, तो इसमें जूट वगैरह या फिर कुछ इस तरह के चीजें डाली रहती है, सो दैट केबल अंदर में जो डैमेज नहीं हो, क्योंकि ये जो है ना, ये तो आर्मरिंग क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया स्टील का होता है, स्टील से बना होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेडिंग। बेडिंग, बेडिंग के नीचे क्या होता है? सीथ होता है, सीथ, सीथ बोलते हैं। बेडिंग के नीचे क्या होता है? सीथ होता है, सीथ। और ये जो होता है उसको बोलते हैं सीथ। क्या बोलते हैं? सीथ, SEATH। ये इसलिए बता रहा हूं कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, SEATH, सीथ, लेड सेथ, लेड सेथ, लेड सेथ, सेथ, हिंदी में लिख दिया लेड सेथ होता है। ठीक है, और इसके नीचे जो होता है ना वो क्या होता है? केबल रहता है, केबल, सॉरी, अगर बिकटेगा नहीं, इसमें केबल रहेगा अलग अलग, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, और एक हो गया ब्लू, ग्रीन भी ले लो, ग्रीन। तीन जो केबल है ना, वो तीनों केबल रहेगा जो कि पेपर से लपटा रहेगा। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो इस तरह से केबल की संरचना होती है। अब बताइए इसको देख करके, ये 1 2 तीसरे में क्या है? तीसरे में क्या है? सबसे ऊपर सर्विंग है, उसके नीचे नीचे क्या है? सर्विंग के नीचे आर्मरिंग है, आर्मरिंग के नीचे क्या है?
आर्मरिंग के नीचे बेडिंग है, तीसरा है बेडिंग है, देखिए ग्रीन वाला बेडिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बेडिंग होगा। और क्लियर दिखाता हूं आपको फिगर, यहां नहीं समझ में आया होगा तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आता है, देखिए अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ। अब फिगर देखिए, अब देखिए मैं बताया ना सबसे ऊपर में सर्विंग, उसको उसके सर्विंग को हटा दीजिएगा तो नीचे आपको आर्मरिंग दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, आर्मरिंग दिखेगा। तो ग्लैंड्स जब लगाते हैं ना, ग्लैंड्स 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 लगाते हैं, ग्लैंड्स 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 जब लगाते हैं तो आर्मरिंग के ऊपर ही लगाते हैं, आर्मरिंग के ऊपर लगाते हैं। ऊपर का जो सर्विंग लेयर है उसको हटा करके और फिर ग्लैंड्स लगाते हैं। ग्लैंड्स लगाते हैं इसलिए कि केबल को मान लीजिए कि यहाँ पे खत्म करना है, यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ टर्मिनल से जोड़ना है केबल को, तो ये इस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ प्लेट रहेगा, आप देखिएगा ट्रांसफार्मर के पास में, और यहाँ पे इस केबल को पकड़ने के लिए एक नट बोल्ट टाइप का रहता है, मैं अलग से आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं ग्लैंड्स, याद रखिएगा ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्लैंड्स किस लिए यूज होता है, केबल को होल्ड करके रखने के लिए होता है, एग्जाम में आता है ग्लैंड्स क्या है, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए आर्मरिंग है, उसके नीचे बेडिंग है, उसके नीचे लेड सेट है, और उसके बाद जो है ना कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बाद पेपर इंसुलेटर है जो कंडक्टर के ऊपर छाया हुआ है। क्लियर। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आने का पूरा पूरा संभावना रहता है, इस पार्ट से पूछेगा, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे एलपी हो या डीआरडी हो या फिर बार्क हो या फिर बिहार बिजली बोर्ड हो। बिहार बिजली बोर्ड में तो 100% पूछेगा, जो बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो वैकेंसी आया हुआ है इलेक्ट्रीशियन का, उसमें 100% एक क्वेश्चन आएगा भाई, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, या फिर आपके जो दोस्त हैं जो आईटीआई पास हो गए हैं उनको बता दीजिएगा, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आने वाला है। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएलपी। एक्सएलपी केबल है, टाइप ऑफ केबल है। एक्सएलपी क्या है, टाइप ऑफ केबल है एक्सएलपी। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है क्या है, क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन, क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन। ये हाई टेम्परेचर केबल है, कहाँ ये होता है, हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, 800 से 1500 डिग्री तक यूज कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं, इसलिए एक्सएलपी केबल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका पूछ लेता है कि आपको पता है कि नहीं कि क्रॉस लिंक पॉलीथिलीन क्या होता है, या हाई टेम्परेचर पर कौन सा केबल यूज करेंगे, ये आपको पता है कि नहीं। एक और वायर, जो अब आप तार खरीदने जाइएगा तो कभी कभी आपको जो दुकानदार एक बोलता है कि ये महंगा केबल है, एफआरएलएस है, एफआरएलएस वायर है, एफआरएलएस वायर है, एफआरएलएस केबल का मतलब क्या हुआ, एफआरएलएस का फुल फॉर्म है फायर रिटार्डेंट लो स्मोक। क्या है, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल, फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल। तो ये जो केबल है इसमें क्या होगा कि जिसे आग लगता है बिजली किसी कारण से, शॉर्ट सर्किट वगैरह से, तो ये जो है ना आग फ्लेम नहीं उसमें से निकलेगा। पहले जो केबल आता था उसमें क्या होता था, आग लगते ही उसमें से पूरा जलने लगेगा, फ्लेम निकलने लगेगा, और लो स्मोक धुआं नहीं निकलता है। तो आग जहां लगती है वहां लोग जनरली क्या किससे मरते हैं, धुआं से मरते हैं। चारों तरफ बिजली का आग लग गया और धुआं निकलने लगा, घुट करके पहले मरेंगे, बाद में जलते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि एफआरएलएस केबल का फुल फॉर्म क्या है और एक्सएलपी केबल का फुल फॉर्म क्या है, दोनों बता दिए। हाँ भाई, बिजली विभाग के एग्जाम देने वाले, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला है उसके एग्जाम देने वाले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग है। अभी बताया ना सर्विंग परत का क्या उपयोग है। केबल में सर्विंग सबसे ऊपर वाला परत होता है। ऊपर वाला परत क्या करता है, ऊपर वाला सबसे परत, ये जो केबल है मैंने बताया ना, ये जो केबल है, ये जो सर्विंग ये है, देखिए सर्विंग ये है, लिखा है ना सर्विंग ये है, इसके नीचे आर्मरिंग है। आर्मरिंग क्या है, लोहे का एक चदरा टाइप का होता है, ऐसे ऐसे जाली टाइप का होता है जो कि लगाया रहता है मैकेनिकल डैमेज से बचाने के लिए। तो इसको ये बचाता है, इसको जो है जो आर्मरिंग है उसको कोरोशन वगैरह होने से बचाता है। देखते हैं क्या दिया हुआ। भूमिगत केबल सर्विंग परत का क्या उपयोग है, तो ये क्या करेगा, ये प्रोटेक्टिंग आर्मरिंग केबल
आर्मरिंग फ्रॉम एटमोस्फेरिक कंडीशन। ठीक है, तो ये किसका काम है? ये सर्विंग परत का काम है। ठीक है, आगे बढ़े। Which type of fault of UG cables can be located by this loop test? इस लूप टेस्ट से, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के स्थान को ज्ञात करें। लूप टेस्ट जो होता है ना, लूप टेस्ट, उससे हम लोग जनरली क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। इससे हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं, कौन सा फाइंड आउट करते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कहां पे है? शॉर्ट सर्किट जो है कहां पे है, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट सर्किट कहां पे है? तो आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। इससे होता क्या है कि ये जो है ना फॉल्टी केबल है। ये केबल क्या है? ये जो केबल है ये फॉल्टी केबल है, फॉल्टी। और ये जो है ना अच्छा वाला केबल है। ठीक है, ये केबल क्या है? ओके, अच्छा वाला केबल है। तो दोनों केबल को क्या करते हैं कि एक रेजिस्टेंस जोड़ करके फिर हम लोग एक वोल्टेज देते हैं और फिर उसको मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये जनरली जो इसका प्रिंसिपल है वो व्हीट स्टोन ब्रिज पे काम करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज, वो व्हीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है उसी पे काम करता है। अब आप बोलेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? तो इसको पढ़ाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, इतना जल्दी नहीं पढ़ा पाएंगे। अब ये जो है ना, इस तरह से हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे कैसे मेजर करते हैं? जी लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड RX। तो हम व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर करके हम लोग आगे देखेंगे, जब ब्रिज पढ़ेंगे, जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही याद रखिएगा कि इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज होता है। तो अगर आगे आपका एग्जाम बिहार बिजली बोर्ड में या फिर ITI में, तो आप याद रखेंगे। वैसे ITI में यही क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, लूप टेस्ट, लूप टेस्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यही आएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट निकालने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? लूप टेस्ट करते हैं। लूप टेस्ट से कौन सा फॉल्ट निकालते हैं? शॉर्ट सर्किट फॉल्ट निकालते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा आपके ITI में, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहां पे बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, जनरेटिंग स्टेशन जहां जनरेट हो रहा है, पावर हाउस जहां जनरेट हो रहा है, ये पावर हाउस नहीं, जहां बिजली की जनरेशन हो रही है, जैसे NTPC का पावर हाउस है। ठीक है, तो वहां पे जो है किस तरह से केबल बिछाया जाता है? तो वहां पे रैक्स इन एयर, इसको हम लोग यूज करते हैं, रैक्स इन एयर। क्योंकि रैक्स इन एयर इसलिए यूज करते हैं कि रैक्स रहता है, रैक्स इन एयर। देख, ये दिखा दे रहा हूं आपको, रैक्स इन एयर, क्या बोलते हैं? केबल। अब इसको हम लोग देखते हैं, आपको एक फिगर दिखा देता हूं। सॉरी, ये यहां इसको हम लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं रैक्स इन एयर जो है, ये हवा में जो रैक्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग केबल को ले जाते हैं। तो ये है रैक्स इन एयर, और ये परफोरेटेड केबल है। इस तरह से लैडर केबल होता है। लैडर केबल में क्या होता है ना कि ये जो चीजें है ना, उसमें सीढ़ी टाइप का बना हुआ रहता है। तो इस तरह से क्या होगा? आंसर होगा रैक्स इन एयर, वही रैक्स था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक ही होता है। वैलेंस शेल। तो जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में भाग लेता है, कंडक्शन का मतलब विद्युत धारा के प्रवाह में जो भाग लेता है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? ये बिजली जो बोलते हैं ना, बिजली फ्लो रही है, करंट फ्लो हो रहा है, उसमें क्या फ्लो होता है? क्या बहता है? क्या प्रवाहित होता है? प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन। क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? नहीं। जैसे कोई भी एटम है, एटम का मतलब हो गया कि सबसे छोटा कण, उस तत्व का सबसे जो छोटा कण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लोहा है, उसको कॉपर है, कॉपर को छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, एक ऐसा स्टेज आएगा जिसके आगे वो छोटा नहीं हो सकता है। वो सबसे छोटे कण को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एटम। परमाणु, क्या बोलते हैं? परमाणु। और परमाणु में अलग अलग कक्षाएं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं।
तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो जो कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं वैलेंस सेल या बाहरी कक्षा, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेशन में भाग लेता है, वही विद्युत के प्रवाह में भाग लेता है। सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा में कॉपर के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। इस तरह सोचने से कितने इलेक्ट्रॉन्स, बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक सेंटीमीटर, एक mm स्क्वायर में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा 1। आपको समझ में आ गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। ठीक है, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोला कि कोई भी कॉपर है, मान लीजिए कॉपर तांबा है, तो छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ। जैसे आपका ईंट है ना, उसको छोटा करते करते क्या मिलेगा आपको? फाइनली बालू मिलेगा। बालू से भी छोटा कीजिए, दिखाई नहीं देगा। छोटा करते जाइए, करते जाइए। उसी तरह तांबे को छोटा करते जाइए, करते जाइए। लास्ट में जो मिलेगा, जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, उसी को बोला जाता है परमाणु। और परमाणु में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला कक्षा नाभिक के नजदीक होगा, दूसरा कक्षा थोड़ा दूर होगा, तीसरा कक्षा। सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नाभिक के साथ टाइटली जुड़ा नहीं रहता है, मतलब नाभिक का कंट्रोल नहीं रहता है। तो वैसे वो जो है ना, कंडक्शन में पार्ट करता है या फिर विद्युत धारा के प्रवाह में वही भाग लेता है, वो होता है कॉपर में 1। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप देखे होंगे ना, नियॉन लैंप आप टेस्टर यूज करते हैं ना, उसमें कौन सा लैंप होता है? नियॉन होता है, नियॉन। तो इसमें जो इफेक्ट होता है वो होता है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग हाथ से छूते हैं, उस सर्किट कंप्लीट होता है, तो अंदर में जो गैस भरी होती है ना, वो क्या है, आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब ये हो गया कि उसमें जो आयंस है वो अलग अलग हो जाते हैं। आयंस का मतलब फिर आएंगे हम लोग आयंस को समझने के लिए एटम पे, एटम मोलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, तो आयंस बोलते हैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, या तो जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए बाहरी कक्षा उससे कम है या ज्यादा है, उसको आयंस बोलते हैं। तो नेचुरली जब आयन बन रहा है, इसका मतलब या तो इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है बाहरी कक्षा में, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो वैसे कंडीशन में उससे लाइट निकलेगा, एनर्जी निकलती है, उसको बोलते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको बोलते हैं गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो नियॉन लैंप में का विद्युत धारा का क्या प्रभाव है? वो है गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। याद रखिएगा, गैस आयोनाइजेशन इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट नहीं हुआ, गर्म थोड़ा ना होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में उससे चुंबक थोड़ा बनता है, केमिकल इफेक्ट भी नहीं होगा। रासायनिक कोई प्रतिक्रिया, रसायन है ही नहीं उसमें अंदर। टेस्टर का नियॉन जो लैंप होता है उसमें कोई रसायन नहीं होता है, उसमें गैस भरा होता है। तो उसको आयनाइज होता है और उससे लाइट निकलती है, एनर्जी निकलती है, जो कि हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया। मतलब बहुत ही जगह संकीर्ण है, वहां पे कौन से किस तरह से केबल को हम लोग बिछाएंगे। तो वहां पे क्या हम लोग यूज करेंगे? रैक्सीनियर, सॉरी, वहां पे हम लोग यूज करेंगे डक्ट पाइप। क्या यूज करेंगे? डक्ट पाइप। रैक्सीनियर तो हम लोग वहां यूज करेंगे जहां उत्पादन होता है बिजली का, वहां पे रैक्सीनियर यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? डक्ट पाइप इलेक्ट्रिकल। आपको दिखा दे रहा हूँ, डक्ट पाइप का मतलब क्लोज होगा चारों तरफ से। वो क्या होगा? क्लोज होगा। वो खुला जो था रैक आप देख रहे थे खुला, डक्ट पाइप इलेक्ट्रिकल। मैं आपको दिखा दे रहा हूं किस तरह का दिखेगा, देखिए, दिखा दे रहा हूं। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये डक्ट पाइप है, नहीं दिख रहा? ओके, फिर और देखते दूसरा। ये देखिए, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा डक्ट पाइप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कवर होता है, ऊपर से भी कवर होता है। और रैक में क्या होता है? कवर नहीं होता है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, डक्ट पाइप भी याद होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि संकीर्ण जगह पे जो केबल हम लोग बिछाते हैं वहां पे किस तरह का रैक यूज होगा, कौन सी विधि यूज होगा, डक्ट पाइप हम लोग करेंगे। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं? हवा में दिखाई देता है, भवनों के साथ सीधे जमीन में मार रहे, ऐसे थोड़ा ना होता है। निगेटिव मार्किंग होता है रेलवे में, आईटीआई में नहीं है। आईटीआई के एग्जाम में आप फ्री होकर के मार सकते हैं, कोई निगेटिव एग्जाम नहीं, सॉरी, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। लेकिन रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी नवरत्न कंपनी की दे रहे हैं, सेल गेल बेल डालको इंडालको, इसका दे रहे हैं, तो वहां पे निगेटिव मार्किंग होता है। इसलिए बहुत सावधानी के साथ आपको आंसर लगाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? उचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जहां आ गया, वो रेजिस्टेंस को कैसे नापते हैं, प्रतिरोध को कैसे नापते हैं, आपको पता होगा, ओम। ओम में बताते हैं कि इतना ओम का प्रतिरोध है। और प्रतिरोध होता क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो प्रतिरोध लगा दीजिएगा तो मान लीजिए कि 10 एम्पियर का पहले से धारा बह रही है, उसमें प्रतिरोध लगा दिए तो पता चला कि 5 एम्पियर का बह रहा है, 4 एम्पियर का बह रहा है। क्यों? क्योंकि वो करंट जो फ्लो हो रहा है, जो विद्युत धारा का प्रवाह है, उसका विरोध करता है। जितने ज्यादा प्रतिरोध, जितना ही ज्यादा वैल्यू का प्रतिरोध लगाइएगा, उतना ही करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग ओम का नियम जानते हैं, V इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू V बाई आर। तो इसका मतलब R जितना ही ज्यादा होगा उतना ही करंट क्या होगा? कम होगा। R अगर बढ़ाइएगा तो करंट क्या होगा? घटेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ओम होता है, लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस का अगर हम लोग मान पाते हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो ओम में बहुत ज्यादा होगा, जब 2000 ओम, 2 लाख ओम, 4 लाख ओम, तो लिखना और बोलना दोनों में दिक्कत है ना। इसलिए हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोनों को अगर आप देखिएगा तो इसका यूनिट होता है मेगा ओम। मेगा ओम, ये ओम क्या है? ये ओम जो है ना, सिंबल है। इस ओम का सिंबल इस तरह से करते हैं, ओम का सिंबल है। ठीक है, मेगा ओम, तो इसका मतलब 1 मेगा ओम इक्वल टू 10 टू पावर 6 ओम। हम लोग मेगा ओम में बोलते हैं, सो दैट आसानी से हम लोग बोल सके। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का इकाई क्या होगा? मेगा ओम होगा। मिली ओम तो होगा नहीं, 10 टू पावर 3 ओम माइनस ओम, तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। किलो ओम भी छोटा ही है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम में होता है। तार के ऊपर जो पीवीसी, अगर मेगा ओम में नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे ही पकड़िएगा वैसे ही मारेगा खड़ा, अरे ये क्या हुआ है, जैसे पकड़िएगा झंझना जाएगा हाथ। इसलिए मेगा ओम में इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। जितना ही बढ़िया ज्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा उतना ही हम लोग सेफ रहेंगे। तार के ऊपर जितना ही बढ़िया इंसुलेशन रहेगा उतना ही ज्यादा हम लोग क्या रहेंगे? सेफ रहेंगे। और मेगा ओम में होता है। ठीक है, 14 देखिए, 14 क्या है? विच इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? अतिरिक्त धारा संरक्षण कौन सा विद्युत उपकरण है? तो इसमें जो है रिवायरेबल फ्यूज होता है। रिवायरेबल फ्यूज होता है वही क्या है? अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण का मतलब ये हो गया कि आपका अगर जितना रेटिंग है, केबल रेटिंग, उससे 80% पे ही हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिवायरेबल फ्यूज इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब कोर्स अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण का मतलब हो गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लार्ज सर्किट। अगर कभी भी अचानक से ज्यादा करंट बहने लगा शॉर्ट सर्किट के चलते, ओवरलोड के चलते, तो वैसे में जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको बोलते हैं एक्सेसिव, अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण। ठीक है, तो ये रिवायरेबल फ्यूज या पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने तक किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? सिरोपरी का मतलब ये होगा ओवरहेड लाइंस जो आप देखते होंगे ना बाहर में, कितने वोल्ट का? 11 केवीए का, और फिर 11 केवीए से ट्रांसफार्मर में आकर के 440 वोल्ट का आता है हमारे घरों तक, 3 फेज में आता है। ठीक है, 3 फेज और न्यूट्रल आता है। तो हर एक फेज में कितना होता है? 230 वोल्ट। लाइन वोल्टेज कितना होता है? 440 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो है ना, जो ओवरहेड लाइन से उसमें लंबाई को बढ़ाना है। मान लीजिए कि तार कम पड़ गया, तो तार कम पड़ गया तो मान लीजिए उस पोल तक जाना है, उस पोल से 2 फीट 5 फीट कम पड़ गया, थोड़ा ना काट करके फेंक करके 200 फीट बर्बाद करेगा है। वहां पे जोड़ होगा ना, तो उस जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस जोड़ को बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न यूनियन। इस तरह से जोड़ याद रखना होगा कि ओवरहेड लाइन से, ओवरहेड लाइन का मतलब जो ऊपर पोल से जाता है, ओवरहेड का मतलब हेड के ऊपर किसे जाता है? पोले भी जाता है ना। तो वहां पे जो हम लोग जोड़ यूज करते हैं तार का, अगर तार कम पड़ गया उसकी लंबाई बढ़ानी है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट जोड़, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर? याद रखिएगा, ये आया हुआ बहुत बार एग्जाम में। एल्यूमिनियम चालक को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम चालक, एल्यूमिनियम क्या होता है? बहुत कम तापमान पे क्या होता है? वो गलने लगता है।
तो पता चला कि हम सोल्डरिंग को गर्म करने के लिए, सोल्डरिंग को पिघलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर हम लोग यूज कर रहे हैं और उससे कम टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम गलने लगा, तो कैसे ज्वाइंट होगा, कैसे सोल्डरिंग होगा? इसके लिए स्पेशल टाइप का सोल्डर हम लोग ये फ्लक्स यूज करते हैं। उस फ्लक्स का नाम है केरलाइट, 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 केरला, केरला लाइट, द केरला स्टोरी। केरलाइट, एल्यूमिनियम, एल है ना, देखिए ए एल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को सोल्डर करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। वो सोल्डरिंग फ्लक्स का नाम है केरलाइट। फ्लक्स काम क्या करता है, मैंने बताया था। फ्लक्स क्या काम करता है? ऑक्सीडेशन को रोकता है। ऑक्सीडेशन का मतलब जब हम लोग ज्वाइंट करते हैं वहां पे बहुत सारे अशुद्धि वगैरह जमा हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है ना, जब गर्म होगा तो उसको हटाने के लिए काम होता है, हटाता है और ज्वाइंट को प्रॉपर करता है, इसलिए हम लोग फ्लक्स लगाते हैं। देखे होंगे जनरली नॉर्मल पीसीबी क्या करता है, जो टेक्नीशियन मिस्त्री वो क्या करता है, ऐसे सोल्डरिंग आयरन लेकर उसमें डुबाता है, थोड़ा सा है, एक डिब्बी में रहता है येलो कलर, लाइट येलो कलर का, क्रीम टाइप का, वही फ्लक्स है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केर एल लाइट। और जो नॉर्मली पीसीबी पे जो हम लोग रेजिन टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट है, बार बार पिघलाने पर, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब सोल्डर एक बार पिघला कर लगा दिए, फिर से सोचिएगा कि उसी सोल्डर से फिर से हम काम करें, फिर उसी को पिघलाएं, तो क्या होगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? टीन कंटेंट कम हो जाता है उसमें। टीन कंटेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो पकड़ेगा ही नहीं। टीन और लेड क्या होता है इसमें, सोल्डर जो होता है उसमें जनरली क्या होता है, टीन और क्या होता है, लेड। लेड, टीन और लेड, टीन प्लस लेड दोनों धातु होता है, तो टीन की मात्रा कम हो जाएगी। तो टीन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, अच्छी तरह से वो पकड़ेगा नहीं, ग्रिप अच्छी नहीं होगा, ज्वाइंट अच्छा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 में, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरी एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। अब मान लीजिए केबल है, केबल में, केबल के ऊपर क्या है, पीवीसी का कुचालक है। अरे भाई, पीवीसी की परत चढ़ी होती है ना तार के ऊपर, अगर नहीं चढ़ी रहेगी तो क्या होगा, हमें बिजली मारेगी, सुरक्षित नहीं रहेंगे, कहीं टच कर गया तो। इसलिए अगर उस पे जो केबल की सहन शक्ति है, मान लीजिए कि केबल की सहन शक्ति 10 एम्पियर की है या 20 एम्पियर या 30 एम्पियर की है, अब उसमें 40 एम्पियर की धारा लगातार हम लोग प्रवाहित करा रहे हैं, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में, क्या होगा? तो इंसुलेशन वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज। वोल्टेज ड्रॉप कैसे इंक्रीज होगा ना, वोल्टेज ड्रॉप थोड़ा इंक्रीज होगा, केबल पूछ रहा है। वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, वोल्टेज का कोई मतलब ही नहीं है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, नहीं बढ़ेगा, नहीं बल्कि घटेगा, खराब होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, खराब होगा। एक मिनट बेटा, हेलो बोलिए। क्लास ले रहा हूँ, 5 मिनट के बाद बता रहा हूँ। क्या, कितना पैसा बता रहा है? बनवा लीजिए। ओके, तो ये क्या है, पीवीसी कुचालक जो है, अगर वो जो ऊपर इंसुलेशन है वो क्या होगा, वो खराब होते जाएगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस कम होते जाएगा। जितना ही ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन लगातार जो एक्सेस करंट फ्लो होगा, उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस घटेगा। आप आवश्यकता से ज्यादा खाना रोज खाइएगा तो क्या होगा, आपका पेट खराब होगा ना। तो वैसे इसका भी बेचारे का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होते जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, ये आ गया। देखिए, ये बोला था ना कि आपको आगे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो 3-4 क्वेश्चन उसमें से आईटीआई के एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही रहा है। अब बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा, ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, क्या होगा, एक्स वाला भाग क्या है? एक्स वाला भाग क्या है बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा है? अब देख सकते हैं सबसे बाहर वाला भाग को क्या बोले थे हम, सर्विंग। सर्विंग बोले थे कि नहीं बोले थे, बताइए। दूसरा उसके नीचे मैंने क्या बोला था, आर्मरिंग, आर्मरिंग। तीसरा मैंने क्या बताया था, बेडिंग। क्या बताया था, बेडिंग। ठीक है,
और चौथा जो मैंने बताया था, ये दोनों, चौथा जो है वो है, उसको बोलते हैं सेथ, सेथ, लेड सेथ, लेड सेथ। ठीक है, तो ये तीन तो, एक दो तीन तो नहीं है, चौथा ही होगा, इसलिए लेड सेथ ही होगा, आंसर लेड सेथ है। ठीक है, क्लियर? वो क्या है? लेड सेथ है, आंसर लेड सेथ होगा। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से आ गया, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता था? ये तो सेम क्वेश्चन है जो पहले आया था, वो है शॉर्ट सर्किट। थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो मैंने बताया था कि हीविटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करता है, और इससे हम लोग शॉर्ट सर्किट दो दोष को ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन? मेटालिक शीथ को कौन बचाता है? मैंने बताया ना कि ये जो केबल हो गया, तीन केबल हो गया, इसके बीच में पेपर भर दिया जाता है। इसके बीच में क्या होता है, थोड़ा पेज ले रहे हैं, इसके बीच में थोड़ा पेपर का जो कलर होता है वो ले रहे हैं, इसके बीच में पेपर भर दिया, पेपर भर दिया इनके बीच में। ठीक है, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर क्या क्या कर दिया, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर लगा दिया ये लेड सेट। ये क्या, लेड सेट। लेड सेट क्या होता है ना, लेड का या शीशा का एक परत लगा दिया जाता है, सो दैट ये जो है ना, इसको मॉइस्चर वगैरह से बच जाए, मॉइस्चर या हीटिंग वगैरह से केबल बचा रहे। ठीक है, अब ये धात्विय कवच के क्षरण को जो बचाता है वो कौन सा है? लेड सेथ ही है। वो क्या है? लेड सेथ है। डी आंसर, मेरे हिसाब से डी आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं सही सही आंसर क्या है। बेडिंग लिख रहा है, बेडिंग। तो लेड सेथ जो होता है, लेड सेथ क्या होता है? भूमिगत केबल कौन सा भाग धात्विय कवच को क्षरण से बचाता है? धात्विय कवच को क्षरण से बचाने के लिए, ये धात्विय कवच यही है। ये धात्विय कवच का मतलब वायर को नहीं बोल रहा, मैं वायर की बता रहा था। वायर को कौन बचाता है? लेड सेथ बचाता है। लेड सेथ को कौन बचाएगा? लेड सेथ को कौन बचाएगा? लेड सेथ को कौन बचाएगा? ये जो लेड सेथ है उसको कौन बताएगा? ऊपर से यहाँ पे कौन होगा लेड सेथ के बाद में? ये क्या होगा? ये बेडिंग होगा। तो धात्विय कवच जो बोल रहा है ना, वो लेड सेथ है, लेड सेथ है। ये जो पोर्शन है ना लेड सेथ, वो क्या है? धात्विय कवच है। क्योंकि पहले देखिए क्या होगा, तीन वायर है, उस पर पेपर वगैरह लपटा होगा, उस बीच में जो गैप है उसमें जो ग्लास पेपर वगैरह वो डाल दिया जाता है, उसके ऊपर लेड सेथ होता है, लेड का या ग्लास का एक एक जो है ना पतला परत उस पर चढ़ा दिया जाता है। वो क्या करेगा? आगे इंसुलेशन को बचा, जो केबल है उसको बचाएगा, केबल को मॉइस्चर और डस्ट से बचाएगा। और वो जो है ना धात्विय कवच जो चढ़ा रहे हैं, लेड सेथ का जो कवच चढ़ा रहे हैं या शीशा का जो कवच चढ़ा रहे हैं, उसको कौन बचाता है? तो उसको बेडिंग बचाएगा ना, क्योंकि बेडिंग जो होता है स्पंज टाइप का होता है, फोम टाइप का होता है। ठीक है, तो वो उसके ऊपर बेडिंग के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? आर्मरिंग होता है। आर्मरिंग से इसको बचाता है। आर्मरिंग अगर ये बीच में बेडिंग नहीं दिया जाएगा तो आर्मरिंग क्या करेगा? उसको उसको आर्मरिंग क्या होता है? आर्मरिंग लोहे का होता है, तो केबल के इंसुलेशन को खराब कर सकता है या लेड सेथ को तबाह कर सकता है। इसलिए धात्विय कवच को क्षरण से बचाने के लिए क्या यूज होता है? बेडिंग। क्या होगा? आंसर होगा बेडिंग, याद रखिए। नेक्स्ट है, व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू स्टैंड एंड दैट नॉट इन यूज? सोल्डरिंग आयरन आप लोग देखते होंगे, जब नहीं यूज होते वो स्टैंड रखा रहता है, मिस्त्री उसी में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि उससे आग ना लगे, कुछ जले नहीं, इसलिए उसमें डाल देता है। तो आंसर होगा यही, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, जलने एवं अग्नि का होगा, अग्नि को रोकता है। अगर इधर उधर रख देगा तो हो सकता है कुछ जल जाए, तो सोल्डरिंग आयरन गर्म होता है ना, आपको तो पता ही है। नेक्स्ट है, अतिरिक्त उष्मा को नियंत्रित करने के लिए, नहीं, उष्मा कैसे नियंत्रित होगा? सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए, समय थोड़ा बचेगा उससे, स्टैंड में नहीं रखेगा तो समय बच जाएगा, नहीं। संचालक विद्युत झटके से बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो विद्युत झटका इसलिए नहीं लगता, उसको जलेगा, विद्युत झटका नहीं लगेगा क्योंकि इंसुलेटेड होता है भाई। वो हीटिंग जो होती है उसको पकड़िएगा भी तो विद्युत झटका नहीं लगेगा क्योंकि वो इंसुलेटेड होता है। ये भी गलत है, डी भी गलत है। तो आंसर क्या होगा? केवल ए सही होगा। ये इसमें बता रहे हैं कि मेटालिक शीथ का क्या काम है। मेटालिक शीथ, जैसा कि मैंने बताया, शीथ जो होता है मॉइस्चर या गैस या दूसरा डैमेजिंग लिक्विड से, एसिड और अल्कलीन से क्या करता है, जो
ये जो अपना केबल है उसको बचाता है, ठीक है। और बेडिंग क्या करता है, ये जूट जूट का बना होता है या हेसियन टेप का बना होता है। तो बेडिंग क्या करता है, मेटालिक शीट को कोरोजन या फिर मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। आर्मरिंग क्या करता है, ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। जब इसको केबल को हम लोग ले करते हैं, मतलब डालते हैं, उस समय मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, ठीक है। और इसको कौन बचाता है, आर्मरिंग को कौन बचाता है, आर्मरिंग को सर्विंग लेयर बचाता है। नहीं तो लोहे का है, उसमें जंग लग जाएगा, तो उसको ऊपर से सर्विंग लेयर रहता है, ठीक है, वो बचाता है। नेक्स्ट है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, बताया ना ये आपको थोड़ी देर पहले बताया। राइट टेल जॉइंट्स, कौन सा होता है, राइट टेल जॉइंट्स, ऐंठ देते हैं इसे। जंक्शन बॉक्स में ज्यादा ये नहीं करते हैं। राइट टेल जॉइंट्स आपने देखा था ना, दो तार है, उसको क्या कर रहा था, इस तरह से राइट टेल जॉइंट्स ऐंठ देते हैं उसको, ठीक है। ये किस तरह का जोड़ है, ये आप देख सकते हैं, आप जब मैरिड ज्वाइंट बनाइएगा, आईटीआई में आपने बनाया होगा, आईटीआई में इतनी पढ़ाई तो सबके पास होती है, ज्वाइंट्स तक प्रैक्टिकल तो सब लोग करवाता है, तो ज्वाइंट्स तो आपको पता ही होगा। ये मैरिड ज्वाइंट्स है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं बिल्कुल सटा हुआ है, और दोनों तरफ ये किया हुआ है। और यहीं पे मैं जो पहले फिगर दिखाया था वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट्स का, बीच में गैप था, उसके बाद इस तरह से ऐंठा हुआ था, इस तरह का जोड़ था, लपटा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। ब्रिटानिया टी ज्वाइंट को क्यों हम लोग यूज करते हैं, तो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट जनरली हम लोग यूज करते हैं टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइंस। तो जो लाइन गया हुआ है, पहले क्या था, आजकल तो केबल आ गया, नहीं तो 440 वोल्ट का 3 तार गया है, आपके घरों में सर्विस लाइन देना है। सर्विस लाइन पता है ना क्या होता है, पोल से लेकर के आपके मीटर तक का जो तार लगता है, तार होता है, उसको सर्विस लाइन बोलते हैं। सर्विस लाइन इसलिए बोलते हैं कि इसको आप ना तो काट सकते हैं, ना डैमेज कर सकते हैं, और डैमेज होगा तुरंत बिजली वालों को बताना पड़ेगा, नहीं तो फाइन कर देंगे। इसमें कोई भी कटिंग नहीं होती है। तो जब बिजली वाले कनेक्शन देने के लिए आते हैं, तो ऊपर में जो है ये ब्रिटानिया, आपके घरों में जो कनेक्शन देते हैं, तो तार में जो टेपिंग करते हैं, तो वो या सर्विस कनेक्शन देते हैं, तो वो कौन सा ज्वाइंट होता है, वो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट होता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे 3 तार गया है, उसमें से एक तार आपको घर में लेना है, तो यहाँ पे वो लोग क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट यूज करेगा, ब्रिटानिया टी ज्वाइंट, ठीक है। तो टेपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, यही आंसर होगा। क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। ये तो पता ही है, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क के लिए। इसमें आपको डाउट होगा कि सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन एंड सोल्डरिंग विद ए सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग विद ए सोल्डरिंग गन हम लोग यूज करते हैं। गन जो होता है ना, उसमें क्या करते हैं हम लोग, सोल्डर जो होता है सोल्डरिंग भी हो जाता है, उसमें आजकल एक साथ आ रहा है सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग गन, सोल्डरिंग भी हो जाएगा, प्लस उसमें से कुछ अगर आपको सोल्डर निकालना है गर्म करके, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो इसमें आंसर जो आपके दिया हुआ है वो है सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। बाकी डाउटफुल है, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन भी हो सकता है, गन भी हम लोग यूज करेंगे। सोल्डरिंग गन निकालने के लिए होता है, जो सोल्डर एक्सेस सोल्डर होता है ना, उसको निकालने के लिए होता है। नेक्स्ट है, डीप सोल्डरिंग मेथड का उपयोग क्या, मैंने बताया था डीप सोल्डरिंग मेथड कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो। मास प्रोडक्शन किस चीज का होता है, ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, जैसे पीसीबी हो गया, मास प्रोडक्शन होता है। बहुत सारा हमारे मोबाइल बन रहा है, तो बहुत सारा एक साथ वो जो पीसीबी बन करके आएगा, उसमें सोल्डरिंग होगा। वो सोल्डरिंग कैसे होता है, डीप सोल्डरिंग होता है, सीधा डुबा देता है, और उसी पॉइंट पे सोल्डरिंग होता है। कंपोनेंट आता है मशीन से, रखता है, और वहां पर ऑटोमेटिकली सोल्डरिंग हो जाता है। तो ये होगा, कौन सा होगा, देखिए सॉफ्ट सोल्डरिंग नहीं, सॉफ्ट सोल्डरिंग, डीप सोल्डरिंग सॉफ्ट सोल्डरिंग में नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्ट सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन के साथ हम लोग सोल्डरिंग करते हैं, बताया ना। सॉफ्ट सोल्डरिंग में कम टेम्परेचर पे होता है। दूसरा, पाइपिंग एंड केबल रिपेयरिंग करते समय सॉफ्ट सोल्डरिंग यूज करते हैं पीसीबी का। पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग, पाइपिंग और केबल सोल्डरिंग के समय भी इसको नहीं यूज करते हैं। सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी, हाँ, इसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मास प्रोडक्शन में डीप सोल्डरिंग, मास प्रोडक्शन में पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि मास प्रोडक्शन में भी होता है। क्लियर, 28 देख लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए फिर आ गया, ये परेशान कर रहा है, ये जो है ना, देखिए और बताइए कौन सा ये है भाग है,
देखिए बताइए कौन सा भाग है? क्या आंसर होगा? तो सबसे बाहरी भाग, सबसे बाहरी भाग क्या होगा? सबसे बाहरी भाग होगा सर्विंग। दूसरी भाग क्या होगा? आर्मरिंग। तीसरा भाग क्या होगा? बेडिंग। आर्मरिंग ये दूसरा हो गया। तीसरा ये क्या हो गया? बेडिंग। चौथा क्या हो गया? लेट सिट। लेट सिट। तो आंसर क्या होना चाहिए? लेट सिट होना चाहिए। लेट सिट होना चाहिए आंसर जो है। हाँ, लेट सिट ही दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा में आ रहा है तो आपको याद रखना होगा और आंसर लेट सिट ही मारना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 30। Which insulating material is used as a hot coring component for making joints in underground cable? तो जब केबल होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं तो उसकी एक विधि होती है, और जो गैप होता है मतलब जोड़ने के बाद फिर भी तार से तार के बीच में तो गैप रह जाता है, और वो जो गैप है स्पार्किंग के कारण बनता है। उसमें कुछ हम लोग ऐसा चीज डालते हैं जो कि कंडक्टिव होता है और जो गैप को फिल कर लेता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग इसमें से कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? पॉलीमाइन हार्डनर नहीं, कास्ट रेजिन कंपाउंड। रेजिन तो होता है लेकिन कास्ट नहीं होता है। बिटामिनस कंपाउंड, ये सही है, ये सी सही है। इपॉक्सी कास्ट रेसिन कंपाउंड, इपॉक्सी रहता है, कास्ट रेसिन नहीं होता है, इसलिए ये आंसर होगा सी। ओके, तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में और जो बचे हुए टॉपिक के चैप्टर हैं उसको हम लोग करेंगे। आशा है आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जरूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को करें और टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको लेना होगा अंबे ग्लोबल एकेडमी ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्ले स्टोर पे जाइए, अंबे ग्लोबल एकेडमी को क्या करना है? आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर करके जिस ईयर के भी हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, जिस ट्रेड के भी हैं, फिटर के, इलेक्ट्रीशियन के, तो आप जो है उसको सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए। उसमें टेस्ट दिया हुआ, अब टेस्ट दीजिए, मजा आएगा। आई एम श्योर कि मजा आएगा। प्लस अगर आप बहुत ही बढ़िया स्कोर करते हैं, अगर स्कोर आपका 90% प्लस में जाता है, लड़के करते हैं 100 में 100 लाते हैं, इंप्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में 50 लाते हैं, बहुत बार इस तरह का मिरेकल हुआ है हमारे यहाँ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको रेलवे का अप्रेंटिस मिल सकता है, ग्रुप डी में 20% रिजर्वेशन मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ा रिजर्वेशन है। तो आप हमारे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है अंबे ग्लोबल एकेडमी, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट आपको जो लेटेस्ट वीडियो है वो मिलते रहे। डिटेल्ड वीडियो के लिए, डिटेल्ड कोर्स के लिए अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रीशियन की तैयारी करना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप एक तो ये टेस्ट ले लीजिए, दूसरा 1 जुलाई से हम लोग कोर्स शुरू कर रहे हैं, फिर से नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का ABC से शुरू होगा और पूरा इलेक्ट्रिकल का पढ़ाई करवाया जाएगा, वो भी ITI लेवल का। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे मुकेश सर हैं, काफी अच्छे टीचर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। उनका वीडियो आपको मिलेगा, जब आप नंबर भी दे दिया जाएगा तो आप डाउट्स भी क्लियर कर सकेंगे। तो इसी के साथ में आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। एडमिशन अगर आपको अम्बेट ITI में लेना है तो आप कॉल कर सकते हैं 7042550448 पे। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।